लोकसभा में आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर जबरदस्त घमासान हुआ। लोकसभा में राहुल ने कहा कि सत्ता पक्ष वाले हिंदू हैं ही नहीं, खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने जब यह बयान दिया तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पीएम ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है और यह हिंदू समाज का अपमान है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी को हिंसक बताने वाले राहुल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर अमित शाह ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनती है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान की लोकसभा अध्यक्ष से सत्यापन की मांग की है, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने सहमति जताई है। राहुल गांधी ने सरकार पर कई आरोप लगाए थे। कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर सदन में सही नहीं कहा। राहुल जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी संभाली है। हमेशा जिंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी आपके सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का,
उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए, कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बचकाना है। हिंदू भारत का मूल समाज है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल ने एक्स पर लिखा, पहला दिन सबसे खराब प्रदर्शन, राहुल गांधी को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने 2024 के जनादेश को नहीं समझा। जेपी नड्डा के द्वारा एक्स पर यह लिखा गया। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि भगवान शिव कोई नौटंकी के पात्र थोड़ी है जिस तरह जेब से निकालो संसद के पटल पर रख दो। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुओं को कोसने का ठेका ले रखा है क्या? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राजू दास ने कहा कि सदन में हिंदुओं को राहुल गांधी ने हिंसक कहा है, राहुल को माफी मांगनी चाहिए। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है। इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। अगर राहुल जी आप हिंदुओं के साथ कभी उठते बैठते संवाद करते तब आपको पता चलता ना। आप तो कभी हिंदुओं के साथ रहे नहीं, इसके नाते हिंदुओं को हिंसक कह पा रहे हैं। लेकिन आपको माफी मांगना चाहिए और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं निवेदन करता हूं अन्य हिंदू नेताओं से, जो बीजेपी के अलावा अगर सदन में वो हिंदू हैं,
जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक सदन में उनको बोलने का अधिकार नहीं। और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा ने सदन में जवाब दिया है। खड़गे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान आपत्तिजनक है। खड़गे के आरएसएस पर दिए गए बयान को स्पंज किया जाए। आपको बता दें कि खड़गे ने आरएसएस को एक मनुवादी संस्था बताया और कहा कि संघ की विचारधारा को देश के लिए खतरनाक है। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे नए आपराधिक कानून आज से देश भर में लागू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में नए कानून के तहत पहली एफआईआर अमरोहा में दर्ज की गई। गैर रातन हत्या का केस बीएनएस 106 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा के शमशाबाद थाने में पहला मुकदमा चोरी का बीएनएस की धारा 305A और 331(4) में केस दर्ज हुआ है। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने में भी पहली एफआईआर बदमाश किशन सरोज पर धारा 309 में दर्ज हुई है। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने में नए कानून बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। रायबरेली के डीह थाने में भारतीय न्याय संहिता की पहली एफआईआर धारा 115(2), 118(1) के तहत हुई। वहीं मऊ में एक्सीडेंट मामले में मधुबन थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। देश भर में नए आपराधिक कानून आज से लागू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में नए कानून के तहत पहली एफआईआर अमरोहा में दर्ज की गई। दरअसल गांव ढकिया खादर में खेत के चारों ओर लगाई गई तारों की बाड़ में दौड़ रहे करंट की चपेट में आकर पड़ोसी खेत के मालिक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार में कोहराम मचा। तारों में करंट छोड़ने वाले खेत मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। भूप सिंह के खिलाफ नए कानून के तहत बीएनएस 106 से मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 304 के तहत होती थी। यह मामला गैर इरादतन हत्या का है। नया कानून लागू होने के बाद वाराणसी में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। लालपुर पांडेपुर थाने में बदमाश किशन सरोज पर धारा 109 में केस दर्ज हुआ है। यह मुकदमा जान से मारने की कोशिश करने पर हुआ है। इसके अलावा धारा 317(2)(25)B भी लगी है। पहले इस आरोप में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होता था। जो 1 तारीख के बाद जो घटना हो रही है, 1 तारीख से अगर पूर्व की घटना 1 जुलाई से पहले की घटना है तो उसका रजिस्ट्रेशन आईपीसी के अंडर होगा, और अगर 1 जुलाई के बाद का कोई इंसिडेंट है तो उसका नए कानून के हिसाब से उसमें पंजीकरण होगा। इनका आपराधिक मामले हम खंगाल रहे हैं और सिर्फ डीसीआरबी से नहीं, जो सिर्फ एक जनपद का रेपी है, हम जो स्टेट की जो है सीआरबी, उससे भी मालूम करेंगे कि इनके आसपास के जनपदों में और भी इनके खिलाफ कोई एफआईआर है या नहीं है। अहम भूमिका किसकी रही इसमें देखिए, जैसा हमको मैंने बताया कि 2 घटनाएं जो हैं एक ही हफ्ते के अंतराल में हुई हैं। एक 25 तारीख को हुई थी थाना शिवपुर में, 30 तारीख को हुई थी। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। नए कानून लागू होने पर सीनियर एडवोकेट अमित दीक्षित का कहना है कि नए कानून को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसका फायदा 4-5 साल बाद पता चलेगा। भारत सरकार द्वारा जिन नए 3 कानूनों को प्रभावी किया गया है, वो तीनों के तीनों कानून की जो परिभाषाएं हैं उनमें थोड़े से संशोधन किए गए हैं। हर संशोधन में पहले सिर्फ 2 केस ऐसे थे दहेज हत्या का, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है बर्डन एक्यूज पे होता था। मैक्सिमम जो लॉ की डेफिनेशंस है उसे इस तरह से लिखा गया है कि अब सभी केसेस में जो लोग नामित होंगे या जो मुलजिम बनेंगे या जो आरोपी होंगे, उन्हीं के ऊपर बर्डन होगा खुद को निर्दोष साबित करने। लखनऊ से खबर है, पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी रेहान और कलीम गिरफ्तार किए हैं। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी से फरार हुए थे। ट्रेन से ले जाते समय आरोपी फरार हुए थे। इटावा में चलती ट्रेन से कूद गए थे दोनों।
महाराष्ट्र पालघर में दर्ज मामलों में दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक के 2 बेटों के खिलाफ चार्जशीट, उमर और अली अहमद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। दोनों उमेश पाल शूटआउट में आरोपी हैं। दोनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। प्रयागराज पुलिस की तरफ से दाखिल की गई ये चौथी चार्जशीट है। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर इंटरस्टेट मीटिंग हुई। पुलिस हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग में यूपी हिमाचल के ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर आईबी के साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। इनके अलावा मीटिंग में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मीटिंग में कांवड़ मेले की सुरक्षा और संदिग्धों पर भी नजर बनने के लिए चर्चा हुई है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी मीटिंग में बातचीत हुई। जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार आरोपी अरफी और सिकंदर के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। 25 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। पुलिस ने मुनादी भी कराई। शाहगंज तहसील के इमरानगंज और सबरहतगंज गांव के सरकारी जमीन को खाली कराया गया। बता दें कि आरोपी उद्योगपति उमेर के खिलाफ भी थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उमेर पर 1,05,30,000 का जुर्माना लगाया है। बता दें कि पुलिस ने मामले में आरोपी शूटर और 1 लाख के इनामी का पहले ही एनकाउंटर कर दिया है। निवासी सबरहत, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को तत्कालीन प्रभाव से तहसीलदार शाहगंज के आदेशानुसार बेदखल किया जाता है। फतेहपुर में अवैध होटल और मकानों पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर वाली कार्रवाई से हड़कंप मच गया। लोधीगंज में हाईवे किनारे एनएचएआई की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। अवैध तरीके से बने सिटी कॉर्नर होटल और मकान को गिराया गया। नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। ये सिटी कॉर्नर नाम से जो है एक होटल अवैध रूप से एनएचआई की भूमि पर खड़ा किया गया था। अतिक्रमणकर्ता को पहले अवसर दिया गया था कि वो स्वतः हटा ले अतिक्रमण, लेकिन मार्ग के चौड़ीकरण में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी और इनके द्वारा स्वतः नहीं हटाए जाने पर पूरी विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण आज हटाया गया। एक और मकान भी था क्या? उसके पास कुछ एक मकान का हिस्सा और है, उसको भी हटाया गया। लखनऊ के एक होटल में कमरे में लड़का लड़की की लाश मिली। दोनों का शव पंखे से लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक होटल में बहराइच के रहने वाले मुन्ना और जौनपुर की निकिता ने आत्महत्या की है। फिलहाल जांच जारी है। आगरा में एसजीएसटी के सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुस्कान नाम की फर्म में बोगस फर्मों के जरिए लाखों का आईटीसी क्लेम किया था। बता दें कि ग्वालियर रोड पर मुस्कान ट्रेडर्स के यहां पर एसजीएसटी ने सर्वे किया था। डॉक्यूमेंट चेकिंग में कई खुलासे हुए हैं। फर्म से परचेजिंग दिखाकर 138 लाख की आईटीसी क्लेम किया गया। जांच में 73 लाख से ज्यादा के स्टेट जीएसटी चोरी का खुलासा भी हुआ है। जांच के बाद फर्म पर जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस ट्रेडर की, इस डीलर की केस प्रोफाइल बनाई गई थी और हमारे पास एडवर्स इनपुट कलेक्ट हो रहे थे, जिसमें ये पता चला कि इनके द्वारा काफी बोगस फर्मों से खरीद की गई है। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो लंबी दूरी से आना दिखाया था, जो टोल नहीं पार किए थे, उसके आधार पे इनके जांच की गई और लगभग 138 लाख का
138 लाख की कर चोरी प्रकाश में आई, जिसमें इन्होंने TRC 3 के माध्यम से स्वेच्छा से इन्होंने जो है 73 लाख रुपए मौके पे। मथुरा में कल हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पानी की टंकी गिरने का वीडियो सामने आया है। हादसा बेहद खौफनाक था। 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। घायल 14 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया था और हर संभव मदद की बात कही थी। घटना कृष्णा विहार कॉलोनी की है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर एक भालू दुधवा टाइगर रिजर्व के बेस कैंप में पहुंच गया। भालू को देखकर पार्क में रात की ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दुधवा टाइगर रिजर्व में भालू चहलकदमी करता नजर आया। पार्क में मौजूद कर्मचारियों ने भालू की चहलकदमी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रामनगरी अयोध्या में मां सरयू के तट को रामायण कालीन किए जाने की तैयारी है। सरयू के तट पर तीर्थ पुरोहितों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पत्थर के डिजाइन से पुरोहितों के लिए आश्रय बनाए जा रहे हैं। घाटों पर बांधे जाने वाले गौवंश जिसका गोदान श्रद्धालु करते हैं, उनके लिए भी घाट पर व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा घाटों पर चेंजिंग रूम और शौचालय के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कच्चे घाट से लेकर और वहाँ राजघाट तक विभिन्न स्थलों पर उत्तर प्रदेश सरकार घाटों का निर्माण कर रही है। पक्के घाट बनाएगी। वहाँ पे जो वहाँ तीर्थ पुरोहित लोग हैं उनके बैठने के लिए उनकी चौकियाँ अच्छे से स्थापित हो, इसके लिए एक व्यवस्था की जाएगी। वो जो वहाँ पे गोदान कराते हैं उनकी जो गाय खड़ी होती हैं उसके लिए अलग से व्यवस्थाएँ की जाएंगी। और कुल मिला के एक घाटों को और वहाँ पे तमाम पौराणिक चित्र उकेरे जाएंगे, पौराणिक चीज़ें वहाँ पर लिखी जाएंगी। आरती जो घाट है उसको और व्यवस्थित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ में चढ़ावे का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है। साथ ही बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से रेलवे की कमाई में भी इजाफा हो रहा है। सिर्फ रेलवे टिकटों की बिक्री में ही नहीं बल्कि पार्किंग, पब्लिसिटी और कैटरिंग, फूड कॉन्ट्रैक्टों में भी रिकॉर्ड कमाई हुई है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की कमाई में इस बार यानी 2023-2024 में 8% इजाफे के साथ 562 करोड़ रुपए की कमाई की गई है, जबकि पब्लिसिटी, पार्किंग और फूड स्टॉलों के जरिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। पिछला फाइनेंशियल ईयर जो बीता है, फाइनेंशियल 2023-24, इसमें वाराणसी में लगभग 2.75 करोड़ लोगों का फुटफॉल रहा है। इतने लोगों ने वाराणसी स्टेशन के थ्रू यात्रा की है। हमारी जो ओरिजिनेटिंग UTS प्लस PRS अर्निंग है, जो हमारी